अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का डिमांड था कि मैं केस स्टडी लेकर आऊं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीएफएम का, यानी कि बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट का दो केस स्टडी इस टॉपिक इस चैप्टर में। आप पहला जो केस स्टडी है वो देखिए, अब मैं मिक्स्ड केस स्टडी आप लोगों के साथ करवा रहा हूँ। तो पहला केस स्टडी जो है वो बॉन्ड वैल्यूएशन एंड वोलेटिलिटी पे बेस्ड है, और जो दूसरा केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग का वो बेस्ड रहेगा हमारा कैश रिजर्व रेशियो में। दोस्तों, सभी का कंसेप्ट, सभी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। तो आइए, जो लोग पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को समझ चुके हैं उनके लिए ये केस स्टडी है, ताकि वो लोग आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहला जो केस स्टडी है वो किस पे बेसिस पे है, वो है बॉन्ड वैल्यूएशन एंड वोलेटिलिटी के बेसिस पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क। और इसमें जो की वर्ड हम लोग बार बार रिपीट करेंगे वो होगा दोस्तों हमारा बेसिक पॉइंट वैल्यू। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल बैंक इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स एज अंडर ऑन सितंबर 30, 2009। यानी कि कोई इंटरनेशनल बैंक है, उसने क्या किया, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। कब इन्वेस्ट किया, तो 30 सितंबर 2009 में, और उसका डिटेल हमें दिया गया है। और किस में इन्वेस्ट किया वो देखिए। पहला केस में उसने 7% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, और दूसरा में उसने 9% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन में इन्वेस्ट किया। अब देखिए फेस वैल्यू कितना है, दोनों केस में फेस वैल्यू 100 है। यील्ड परसेंट कितना है दोस्तों, पहले केस में 7.12 है और दूसरे केस में 7.34 है। प्राइस कितना है दोस्तों, प्राइस है 108 रुपया 40 पैसा पहले केस में, और दूसरे केस में है 124 रुपया। और कॉस्ट कितना है दोस्तों, तो कॉस्ट पहले केस में है 1,08,400 और दूसरे केस में है दोस्तों 1,24,000। तो ये डाटा हमें दी गई हैं। अब क्या हुआ देखिए, अब कुछ वेरिएशन आया। वेरिएशन क्या आया कि यील्ड का चेंज आया, यील्ड में बदलाव आया दोस्तों। पहले जो यील्ड था वो चेंज हो गया। तो दिखा गया है, ड्यू टू चेंज इन यील्ड ऑफ दो सिक्योरिटी द यील्ड एंड प्राइस चेंज एज अंडर ऑन मार्च 31, 2010। तो देखिए, यील्ड और प्राइस में क्या चेंज आया वो यहाँ पे एक दूसरा टेबल बना हुआ है, उसमें दर्शाया गया है। तो देखिए, सबसे पहला केस है 7% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है, उसका देखिए फेस वैल्यू तो 100 का 100 ही है, लेकिन यील्ड 7.12 से 7.32 हो गया। और प्राइस में भी वेरिएशन आ गया। जैसा कि ऑब्वियस सी बात है, यील्ड चेंज होगा तो प्राइस भी चेंज होगा। तो दोस्तों, यील्ड और प्राइस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, ये आपको पता होगा। तो देखिए 108.40 की जगह वो हो गया 105.80, और कॉस्ट में भी आप देख सकते हैं बदलाव आ गया। उसी तरह 9% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का पहले यील्ड था 7.34, अब हो गया 7.65। उसी तरह आप देख सकते हैं प्राइस में भी वेरिएशन आया और कॉस्ट में भी वेरिएशन आया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एनालाइज कर चुके हैं कि यील्ड के चेंज होने के कारण प्राइस और कॉस्ट में वेरिएशन आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन बेसिक पॉइंट वैल्यू फॉर ईच बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन यील्ड फॉर 7% जीओवाई बॉन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक साल का पीरियड है, 2009 और 2010, एक सितंबर का है और एक मार्च का है। तो पूछा क्या गया है कि यदि एक बेसिस पॉइंट यील्ड बढ़ता है, ठीक है, आप देखिए यील्ड तो बढ़ ही रहा है ना, 7.12 से 7.32 हुआ, 7.34 से 7.65 हुआ। तो एक बेसिस पॉइंट यदि यील्ड बढ़ रहा है तो बीपीवी में क्या चेंज आ रहा है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो आइए जरा हम लोग समझें कि कैसे हम लोग ये इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग बेसिक पॉइंट वैल्यू का चेंज को फाइंड करेंगे फॉर ईच बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन यील्ड। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, 14.5 पैसा, 13.1 पैसा, 12.5 पैसा और 12.34 पैसा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसको मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ, और मैं दोबारा समझा रहा हूँ आप लोगों को। बेसिक पॉइंट वैल्यू यदि आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, प्राइस के बीच का डिफरेंस नॉमिनेटर में लिखना है और यील्ड के बीच का डिफरेंस डिनोमिनेटर में लिखना है। अब देखिए दोस्तों, प्राइस का मैक्सिमम वैल्यू आप चार्ट से ऑब्जर्व कीजिए और मिनिमम वैल्यू प्राइस का ऑब्जर्व कीजिए, दोनों को सेपरेट कर लीजिए, यानी कि प्राइस का डिफरेंस को नॉमिनेटर में लिखना है। उसी तरह डिनोमिनेटर में क्या करना है, यील्ड के डिफरेंस को लेना है, यील्ड का मैक्सिमम वैल्यू ले लो, यील्ड का मिनिमम वैल्यू ले लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो प्राइस का डिफरेंस और यील्ड का डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो हमें क्या देगा, बेसिक्स पॉइंट वैल्यू देगा। तो आइए दोस्तों जरा देखें क्या क्या वैल्यू है। तो देखिए, प्राइस आप हमें कौन सा बॉन्ड का बात कर रहे हैं, 7% वाला। 7% वाले का प्राइस देखिए 108.40 है, और यहाँ पे कितना है 105.80। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और उसे आप लोग नॉमिनेटर में पुट कर दीजिए, जैसा कि हमने किया है। 108.40 माइनस 105.80, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया और उस दोनों को हमने नॉमिनेटर में पुट किया।
उसी तरह डिनोमिनेटर में क्या पुट करेंगे हम लोग, यील्ड परसेंटेज को। तो 7.32 मैक्सिमम वैल्यू है और 7.12 मिनिमम वैल्यू है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अब दोस्तों इसका वैल्यू आएगा 2.90 डिवाइडेड बाई 20, इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 14.5 पैसा। तो फ्रेंड्स हमारा जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 14.5 पैसा। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए और फॉर्मूला को याद होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिक्स पॉइंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये बेसिस पॉइंट वैल्यू का मीनिंग क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज चेंज इन बेसिक पॉइंट वैल्यू फॉर ईच बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन यील्ड फॉर 9% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 7% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का बात था, अब है 9% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का। तो फिर से वही पूछा गया है कि बीबीवी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, यदि एक बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ तो फॉर्मूला हमारा सेम है, बस वैल्यू अंतर होगा। प्राइस का डिफरेंस को नोमिनेटर में लिखना है और यील्ड के डिफरेंस को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो आप देख सकते हैं प्राइस था 124, अब हो गया 120.50, दोनों को सेपरेट करके नोमिनेटर में लिख दीजिए। और यील्ड में 7.34 था, अब हो गया 7.65, इस दोनों को भी सेपरेट करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 11.29 पैसा। तो ये है हमारा चेंज इन बेसिक पॉइंट वैल्यू, कितना निकला दोस्तों, 11.29 पैसे। अच्छा, ये तो हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन यील्ड बाय 100 बेसिस पॉइंट ड्यूरिंग दिस पीरियड देन व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 7% जीओआई बॉन्ड। अब देखिए दोस्तों, अगले असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए यील्ड में कहा गया है कि यील्ड में यदि 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ, अभी तक हमने कितना माना था, अभी तक हमने एक ही 1 बेसिस पॉइंट को माना था और तब हम बीपीवी के चेंज को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब क्या मान रहे हैं हम लोग कि 100 बेसिस पॉइंट यदि यील्ड बढ़ गया तो बताना है कि प्राइस क्या होगा जीओआई बॉन्ड का। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए चार्ट से, आप देख सकते हैं कि यील्ड यदि 7.12 था तो प्राइस था 108.40, और यील्ड यदि 7.32 हुआ तो प्राइस हो गया 105.80। आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं 7% जीओआई बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। आप क्या देख सकते हैं कि यील्ड यदि बढ़ रहा है तो प्राइस हमारा घट रहा है। वैसा सेम सिचुएशन है 9% बॉन्ड के साथ भी। देखिए प्राइस यील्ड 7.34 से बढ़ के हो गया 7.65 और प्राइस जो है 124 से घट के हो गया 120। यानी कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चार्ट से डायरेक्टली कि यील्ड और प्राइस में इन्वर्स का रिलेशन है। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में यही कहा गया था कि यदि यील्ड 100 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो प्राइस क्या होगा। तो अभी प्राइस कितना है दोस्तों, अभी प्राइस है हमारा 108.40, ठीक है, 108.40, और यील्ड को कहा गया है 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाए दोस्तों। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे हमने बेसिक पॉइंट वैल्यू निकाला था 7% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का, कितना निकला था आप जरा बताइए। ये निकला था 14.5 पैसा। आइए जरा इसका मीनिंग समझते हैं कि इस 14.5 पैसा का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है कि यदि एक बेसिस पॉइंट हमारा यील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, यदि एक बेसिस पॉइंट हमारा यील्ड यदि चेंज हो रहा है तो प्राइस में क्या कितना का चेंज आ रहा है, 14.5 पैसा का चेंज आ रहा है। ये मतलब हुआ बीपीवी का। मैं फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए बातों को। बेसिक पॉइंट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि एक पैसा यील्ड में चेंज होने के कारण हमारा प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये जैसे आपको 14.5 बीपीवी मिला, इसको आप क्या इंटरप्रेट करेंगे, इसको आप इंटरप्रेट कीजिए कि हमारा प्राइस में क्या चेंज आ रहा है यदि यील्ड हमारा एक बेसिस पॉइंट चेंज हो रहा है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि यील्ड का चेंज और प्राइस का चेंज इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे बताइए यील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यील्ड बढ़ रहा है। तो ये चीज़ क्लैरिटी के साथ हम लोग समझ सकते हैं कि यदि यील्ड बढ़ेगा तो जो हमारा प्राइस है वो घटेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब जरा बताइए मैथमेटिकली, यदि एक बेसिस पॉइंट के चेंज होने के कारण हमारा प्राइस 14.5 बेसिस पॉइंट 14.5 रुपीज़ चेंज हो रहा है, सॉरी पैसे चेंज हो रहा है, तो 100 बेसिस पॉइंट के लिए क्या होगा, तो यूनिटरी मेथड लगाइए, 14.5 को 100 से गुना कीजिए, यानी कि रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 100 बेसिस पॉइंट में जो प्राइस जो है हमारा 14.50 रुपया, 14 रुपया 50 पैसा चेंज होगा। चलिए चेंज तो हमने निकाल लिया। अब ऑब्वियस सी बात है प्रश्न उठेगा दिमाग में, बढ़ेगा या घटेगा। ऑब्वियस सी बात है घटेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो घटेगा, हमसे फाइनल प्राइस पूछा गया है, तो फाइनल प्राइस को निकालने के लिए हमको इनिशियल प्राइस तो पता होना चाहिए ना। तो इनिशियल प्राइस देखिए क्वेश्चन में, इनिशियल प्राइस आपको दिया हुआ है 7% जीओआई बॉन्ड का, कितना है 108.40। तो 108.40 में से आप 14.50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो
आप देखिए वही मैंने किया है, 108.40 में से 14.50 को सब्ट्रैक्ट किया और फाइनल आंसर आया हमारा 93.90। तो ये हमारा फाइनल प्राइस निकला। दोस्तों मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ आखिर माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, बीबीबी का मतलब क्या होता है, ये एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए आप यदि दिसंबर का सीआईबी का बीएफएम का पेपर देखेंगे तो उसमें उसमें यही सब चीज़ पूछा गया था, और जो लोगों का नहीं निकला था वो लोग जरूर इंटरप्रेट कर पाएंगे दोस्तों, कि जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर था, जो समझ रहे थे कि बीपीवी का मतलब क्या है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जिनका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर था तो वो स्टक कर गए, वो उस केस स्टडी को नहीं सॉल्व कर पाए। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि उस पेपर में बीबीवी से रिलेटेड दो दो केस स्टडी पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीबीवी, बेसिक पॉइंट वैल्यू। चलिए ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छा सेम सिचुएशन हो सकता है, आप पूछा जाए आपके लिए 9% जीओवाई बॉन्ड के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि यदि क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा होता कि यदि यील्ड हमारा 100 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा है तो प्राइस 9% जीओवाई बॉन्ड का क्या होगा। आप जरा हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि उसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ताकि मैं देखूँ कि आप इसे समझ पाएँ या नहीं। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए एक काम है जो कि आप करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा गया है कि बैंक ने डिसाइड किया कि जो 9% जीओआई बॉन्ड है उसे 31 मार्च को मैं बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि उसे लॉस हो रही है। तो लॉस हो रही है तो वो बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लॉस हो रही है बेचेगा, तो कितना इस ट्रांजेक्शन में उसे कितना लॉस होगा ये पूछा गया है दोस्तों। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे चार्ट को जरा देखिए, 9% जीओआई बॉन्ड को देखिए दोस्तों। तो 9% तो इस 9% जीओवाई बॉन्ड का रेट कितना था जब वो बॉन्ड वो गवर्नमेंट ने खरीदा था, तो रेट था 1,24,000। अब घट के कितना हो गया, 1,20,500। तो कितना का लॉस हुआ, दोनों को सेपरेट कर दीजिए आप। तो वही तो हमने किया है यहाँ पे, 1,24,000 माइनस 1,20,500, यानी कि 3500 रुपया का लॉस गवर्नमेंट को हो गया। चलिए ये तो था हमारा पहला केस स्टडी। अब हम लोग दूसरे केस स्टडी पे आगे बढ़ते हैं, और ये केस स्टडी बेस्ड है हमारा सीआरआर पे। दोस्तों सीआरआर क्या होता है मैंने बता चुका हूँ, कैश रिजर्व रेशियो होता है हमारा सीआरआर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैश सीआरआर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों मैंने सीआरआर पे फुल लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे था, और ये हमारा एवीएम का मॉड्यूल डी पे था। तो दोस्तों आप लोग जरूर देखे होंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल बैंक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आरबीआई के साथ कुछ बैलेंस मेंटेन किया है, ठीक है, कि किस चीज़ में, सीआरआर अकाउंट में। तो फ्रेंड्स सीआरआर अकाउंट में उस बैंक ने आरबीआई के साथ कुछ बैलेंस को मेंटेन किया है। कब मेंटेन किया है, फोर्टनाइट में। फोर्टनाइट समझते होंगे, 14 दिन के पीरियड को कहते हैं। और वो फोर्टनाइट कब खत्म हो रहा है, 12 फरवरी 2010 को खत्म हो रहा है। अब देखिए क्या क्या डाटा दी गई है। पहला 10 दिन में मिनिमम बैलेंस जो है 70% का मेंटेन करना है। 11वां और 12वां दिन में 1600 करोड़ रुपया एवरेज बैलेंस है। और टोटल एवरेज बैलेंस जो 14 दिन में मेंटेन करके रखना है वो है 700 करोड़। ये डाटा हमें 3 डाटा दी गई हैं। अब पूछा गया है कि प्रोडक्ट बेसिस पे बताओ कि सीआरआर बैलेंस फोर्टनाइट पे कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सीआरआर बैलेंस निकालना है। एवरेज कितना है दोस्तों, 700 करोड़ है। तो हम लोगों को पता है कि यदि एवरेज पता है हमें और नंबर ऑफ डेज पता है, तो टोटल बैलेंस तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो 700 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9,800 करोड़। तो ये जो 9800 करोड़ है वो क्या है, वो हमें सीआरआर बैलेंस है उस पार्टिकुलर फोर्टनाइट के लिए, ठीक है, जो कि सीआरआर रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्प्लाई करना होगा उस पार्टिकुलर बैंक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आसान था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर पूछा गया है कि प्रोडक्ट बेसिस पे बताओ कि कितना बैलेंस वो उस बैंक ने मेंटेन किया है पहले 10 दिन में। उस फोर्टनाइट के पहले 10 दिन में उस बैंक ने कितना बैलेंस को मेंटेन करना है, ये पूछा गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहले डाटा को देखिए, डाटा में क्या लिखा हुआ है। डाटा में लिखा हुआ है कि पहला 10 दिन में जो एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है वो है 70%। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स ये 70% किसका है, तो ये 70% है हमारा एवरेज बैलेंस का। तो एवरेज बैलेंस कितना है दोस्तों, तो एवरेज बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया था 700 करोड़। तो इस 700 करोड़ का हम लोग 70% फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 490 करोड़ मिलेगा। तो ये 490 करोड़ क्या है दोस्तों, ये 490 करोड़ है एक दिन का बैलेंस, जो कि पहले 10 दिन में मेंटेन करना है उसे। तो हमसे पूछा गया टोटल बैलेंस, तो टोटल बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो एवरेज बैलेंस को 10 डे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 490 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 4900 करोड़। तो ये हमें टोटल बैलेंस निकला, टोटल बैलेंस फॉर फर्स्ट 10 डेज। और फर्स्ट केस में हमें मिला था टोटल बैलेंस फॉर 14 डेज, तो वो था 9800 करोड़।
और ये है हमारा 4900 करोड़। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट बैलेंस हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय द बैंक ऑन 11th एंड 12th डेज, यानी कि 11वां और 12वां दिन में उस बैंक ने कितना बैलेंस को मेंटेन किया है, ये पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, जरा डाटा को देखिए। डाटा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 11th और 12th डे में एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो है 1600 करोड़। तो एवरेज एवरेज हमें पता है, नंबर ऑफ डेज हमें पता है 2 दिन, तो टोटल बैलेंस कैसे निकालेंगे, इस 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा 3200 करोड़। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि व्हाट बैलेंस हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय बैंक फॉर फर्स्ट 12 डे ऑफ द फोर्टनाइट। तो पहला 12 दिन में कितना बैलेंस बैंक ने मेंटेन किया, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो 490 एवरेज बैलेंस था पहला पहला 10 दिन का, और उसके 11 12 12 डे का एवरेज बैलेंस था 1600। तो क्या करेंगे, 490 को 10 से गुना करेंगे और 1600 को 2 से गुना करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 8100 करोड़। तो 8100 करोड़ क्या है, पहला 12 डे का टोटल बैलेंस है। चलिए, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने इस केस स्टडी को भी देख लिया। तो आपको इस केस स्टडी से क्या समझ में आया कि एवरेज का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और एवरेज से हम लोग टोटल कैसे निकालते हैं ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 2 केस स्टडी। यदि आपको ये दोनों केस स्टडी क्लियर हो गया होगा तो ज़रूर इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। और जो लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाएँ, वहाँ पर मैं अपडेट्स आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ जो भी CIB GIB से रिलेटेड रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।